उसके आगे के डाउट्स बताओ पहले तो। आप लोगों को पीएम से पूरा रिवाइज करके लाना था, है ना? 47 47 में हमें क्या बोला कि मेन है 7 रिलेटिव, मेन है 7 रिलेटिव, 4 of them are ladies and 3 gentlemen। अगर 7 है उसमें 4 ladies 3 gentlemen, and his wife has 7 relatives and 3 of them are ladies and 4 are gentlemen। ठीक है, ये हस्बैंड की वाइफ कर लिया, वाइफ की बात। अब हुआ क्या कि द नंबर ऑफ वेज दे कैन इनवाइट ए डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। कितने को बुलाना है? टोटल 6 को। 3 लेडीज होनी चाहिए, 3 जेंटलमैन होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सो दैट देयर आर 3 ऑफ मेन रिलेटिव्स एंड 3 ऑफ वाइफ रिलेटिव्स। तो इसमें क्या करते हैं? केसेस बना लेते हैं। टोटल कितने को बुलाना है? 6 को। 3 लेडीज होनी चाहिए, तो ये टोटल 7 है, उसमें से 3 चाहिए। कोई भी 3 नहीं चलेगा, बट 3 चाहिए, और यहाँ से 3 चाहिए, राइट? अब मानो कि अगर मैंने यहाँ से अगर एक को भी नहीं बुलाया, अगर यहाँ से एक को भी नहीं बुला, तो यहाँ से मुझे कंपल्सरी क्यों ऐसा? बिकॉज हस्बैंड के भी 3 रिलेटिव होने चाहिए और वाइफ के भी 3 होने चाहिए। तो अगर यहाँ से 0 बुलाओगे तो फिर यहाँ से 3 बुलाने पड़ेंगे। तो फिर अगर 3 जेंट्स आ गए तो फिर यहाँ से कंपल्सरी 3 लेडीज को बुलानी पड़ेगी, राइट? प्लस 3,0। अगर इसको अगर हम लोग लिखते हैं इस पूरे को, तो 0,3 का मतलब क्या होगा? 4C0 इंटू 3C3 इंटू 3C3 इंटू 4C0, तब जाके मेरा इवेंट खत्म होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहाँ से तो यहाँ से 2, अब यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो फिर यहाँ से 2, तो ये प्लस ये 1 का मतलब 4C1, ये 2 का मतलब 3C2, ये 2 का मतलब अगेन 3C2, ये 1 का मतलब 4C1। फिर नेक्स्ट केस बताओ। 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2। तो अगर यहाँ से 2 तो यहाँ से 1, क्योंकि टोटल तो 3 ही चाहिए। और अगर यहाँ से 2 ले लिया तो फिर यहाँ से 1, तो यहाँ से 2। तो ये इसको भी लिखते हैं। तो ये 2 कितने में से? 4 में से। तो 4C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C2। अब कौन सा केस? लास्ट वाला और एक केस बनेगा। कौन सा? यहाँ से 3, यहाँ से 0, राइट? 3 0, तो फिर नीचे क्या होगा? 0 3, उसको भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस 4C3 इंटू 3C0 इंटू 3C0 इंटू, और तो कोई केस ही नहीं बन सकता। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4C0 की वैल्यू 1, 3C3 भी, ये सारे 1 है ना? 4C1 4, 3C2 3, ये 12, तो ये भी 12, तो 144। फिर यहाँ पहुंचे 4C2 6, 3C2 और फिर 3C1 3, तो 18 हो गया। तो ये 18, तो ये भी 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 34। 4C3 4, ये 1, ये 1, ये 4, तो 63। सही है? तो इसको ऊपर ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 485। तो आपका आंसर हो जाएगा 485। इसमें केसेस बना के सी अप्लाई कर। पहले हमने कहा केसेस बनाओ, फिर मैथ सोचो आप। फिर कौन सा बोल रहे थे? 45 भी है ना? The total number of ways of selecting 10 balls out of unlimited number of identical white, red and blue balls. तो आपके पास white कितने हैं?
अनलिमिटेड, राइट। व्हाइट कितने हैं? अनलिमिटेड। रेड कितने हैं? अनलिमिटेड। ब्लू कितने हैं? अनलिमिटेड। व्हाइट में से सपोज मैंने एक्स व्हाइट बॉल सिलेक्ट किया, रेड में से मैंने वाई रेड बॉल सिलेक्ट किया, ब्लू में से मैंने रेड बॉल ब्लू बॉल सिलेक्ट किया, इन सबका टोटल मिलकर कितना हो जाता है? 10। और ऐसा हो सकता है कि मैं व्हाइट और रेड भी ना सिलेक्ट करूं, हो सकता है कि मैं रेड एक भी सिलेक्ट ना करूं, ऐसा भी हो सकता है मैं ब्लू एक भी सिलेक्ट ना करूं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? 10 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, बॉक्स खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 ही। और उसका क्या होता है आंसर? n प्लस r माइनस 1 0 r माइनस 1। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ठीक से होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर 49 बोला ना? 48 भी है। 48 वापस मुझे लगता है क्वेश्चन समझ नहीं है। देखो क्वेश्चन 48 में आपको बोला है देयर आर 2 बैग्स इज कंटेनिंग m बॉल्स। पहले बैग के अंदर कितने बॉल है? m। दूसरे बॉक्स के अंदर कितने बॉल है? m, राइट। और मैंने जैसे बोला कि अगर आप लोग नॉर्मली, हर बच्चा, आप लोग नहीं, कोई भी बच्चा नॉर्मली इनिशियल स्टेज में वेरिएबल में अटकता है, क्योंकि वेरिएबल आते हैं उसके वैसे टेंशन आना चालू हो जाता है, राइट। तो आप कुछ मत करो, सपोज मैं m को कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, सपोज 3 बोल, जब मानना है तो छोटा ही मानना। फिर आपको क्या बोला क्वेश्चन की? सो मैन हैज टू सिलेक्ट इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम बोथ द बैग्स। यहाँ से सिलेक्ट करेगा, यहाँ से सिलेक्ट करेगा, बट इक्वल सिलेक्ट करना है। Then the number of bags in which he can do so if he must choose at least 1 ball from each ball। कम से कम एक बॉल तो सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिलेक्ट ना करें, बट इक्वल सिलेक्ट करना है। तो क्या क्या तो यूज होता है? पहली चॉइस, यहाँ से एक बॉल सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ से भी, यहाँ एक कितने, उसमें एक सिलेक्ट किया, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ, यहाँ से भी एक लेना पड़ेगा, 3 2 दोनों में से एक सिलेक्ट कर दिया। दूसरी चॉइस, यहाँ से 2, तो यहाँ से भी कंपल्सरी। तीसरी चॉइस, पहले में से तीनों सिलेक्ट कर ले क्या, तो दूसरे में से भी तो तीनों सिलेक्ट कर ले। ये चॉइस हो सकता है 3C1 into 3C1 9, 3C2 into 3C2 अगेन 9, जो 3C2 और 3C1 तो सेम ही होता है। 3C3 1 into 1 1, 9 plus 9 plus 1, अब आंसर कितना है? 90, राइट। अब आप ऑप्शन में हर जगह पर रख के देखो कहां पर 19 आ रहा है। पहला m स्क्वायर, तो 3 दिया था, तो 3 का स्क्वायर 9 गलत है। दूसरा m को 3 रखूंगा तो 63 आएगा, 63 का भी आंसर 63 इज नॉट 90। तो कैसे पता चला 63 19 नहीं होगा? क्योंकि और थोड़ी आएगा, 63 1 आएगा, है ना। 66 कैंसिल, तो आंसर कितना है? आपको 20 में से माइनस करना है, तो C आ। वैसे एक और एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखो, वैसे तो बाइनोमियल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। MC0 का स्क्वायर या NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर अप टू द NCN का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर नहीं होता सबका, इसकी भी प्रॉपर्टी थी 2 स्क्वायर, पर अगर स्क्वायर के साथ ऐड कर दो तो इसका आंसर 2NC है। स्क्वायर के साथ अगर ऐड कर लो सबको तो इसका आंसर 2NC है, राइट। तो उस केस में क्या हो रहा है? अगर m था तो MC0 से चालू होगा, MC0 तो MC0 का स्क्वायर, फिर MC1 तो MC1 का स्क्वायर। बट इसमें क्या था कि 2NCM आ गया होगा, बट ये नहीं है चॉइस में, इसका आंसर तो 1 होता है, तो 1 उस तरफ शिफ्ट किया होगा, इसलिए माइनस। तो ये प्रॉपर्टी, या तो फिर मैंने बोला प्रॉपर्टी नहीं भी पता होता, नंबर डाल दो ना कोई भी। सर इसमें हम बॉल को आइडेंटिकल नहीं कंसिडर करेंगे। लिखा है अगर आइडेंटिकल है तो फिर तो कोई तो 3 चॉइस m चॉइस, पर ऐसा नहीं लिखा है तो अनआइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल होगा तो दिया जाएगा आपको।
एक मिनट 49 ले लेते हैं 49 N1 and N2 are again ये वापस आपको समझने क्वेश्चन में होगा तो क्या दिया N1 and N2 are 4 digit numbers. Total number of ways of forming N1 and N2 so that N2 can be subtracted from N1 without borrowing at any stage. इसका मतलब समझ आया आप लोगों को पहले जैसे अगर मेरे पास 2 3 4 5 है और मैं अगर उसमें से 1 5 7 9 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा तो यहाँ पर 5 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना साहब हम लोग क्या करते थे यहाँ से बोरो करते थे टेस्ट है ना ऐसे करते थे ना सब्ट्रैक्ट यहाँ पर बोला गया कि आपको इस तरह से 2 नंबर बनाने हैं कि आप कोई भी मोमेंट पर जब सब्ट्रैक्ट करता आपको बोरो ना करना पड़े आपको बाजू वाले से उधार ना लेना पड़े उधार कब नहीं लेना पड़ेगा तो ऊपर का नंबर यहाँ से यही एक हो सकते हैं उसको सोल्व कर लेते अच्छा जब सब्ट्रैक्शन करना चालू करते हैं तो हम हमेशा सबसे लास्ट यूनिट प्लेस से चालू करते हैं मान लो कि यहाँ पर मैंने 0 रखा है तो फिर कंपल्सरी यहाँ पर भी 0 ही होगा तो एक चॉइस हुई जब यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी कंपल्सरी 0 यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा तो यहाँ पर 0 भी चलेगा तो 2 चॉइस हुई सही है अगर मैं यहाँ 2 रखा तो यहाँ पर 0 1 2 तीनों चलेगा तो 3 चॉइस हुई 3 रखोगे तो 4 चॉइस तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब आप 8 रखोगे तो 9 चॉइस होगी और जब 9 रखोगे तो 10 चॉइस हो जाएगी तो लास्ट प्लेस को लेके ही 3 चॉइस होगी सही है अच्छा 1 से लेके 10 का एडिशन की फॉर्मूला होती है सिग्मा n की फॉर्मूला याद है क्या n + 1 डिवाइड बाय 2 तो n को अगर 10 रखा तो 10 × 11 डिवाइड बाय 2 तो 50 है इस प्लेस पर भी ऐसा ही सेम होगा इस प्लेस पर भी ऐसा ही सेम होगा यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 से चालू नहीं हो सकता अगर यहाँ 0 चालू नहीं होगा तो चालू कहाँ से करोगे अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पर चॉइस 0 नहीं हो सकता एक ही चॉइस सही है तो अगर 1 से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो लास्ट में जब यहाँ पर 9 आएगा तो यहाँ पर भी चॉइस इसलिए 1 to 10 जा रहा था वो सिर्फ कहाँ तक जा पाएगा फर्स्ट प्लेस पर सिर्फ 9 तक जा पाएगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस से 0 नहीं हो सकता तो 1 to 9 का एडिशन वापस ये फॉर्मूला 9 × 10 डिवाइड बाय 2 तो 45 तो फर्स्ट प्लेस के लिए 45 तो बाकी सारे प्लेस के लिए 55 तो 45 × 55 का मैं इतने वैसे 2 नंबर बता सकता हूँ फिर कौन सा बोला P3 वापस वेरिएबल है काम करते वेरिएबल को सब्ज्यूम कर लेते हैं n सपोज ले लेते हैं 2 n2 ले लेंगे और पूरा क्वेश्चन सब पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n स्क्वायर नंबर ऑफ आइडेंटिकल बोल्स n स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और वो भी कैसे हैं आइडेंटिकल सेम दिख रहे हैं सबके सब इस आइडेंटिकल बोल्स कैन बी पुट इन n नंबर बॉक्स n नंबर बॉक्स मतलब फर्स्ट नंबर का बॉक्स और सेकंड नंबर का बॉक्स 2 बॉक्स बोले मतलब बोले दोनों ने n बॉक्स था बट हमने इनको 2 मान लिया तो 2 बॉक्स फर्स्ट बॉक्स है सेकंड बॉक्स such that n number of boxes such that ith box contain at least I number of balls इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट में कम से कम 1 बॉल जाना चाहिए सेकंड में कम से कम 2 बॉल जाना चाहिए सही है और आपके पास 1 कितने बॉल 4 तो क्या क्या चॉइस हो सकता है इसमें 1 डाल दिया इसमें 3 डाल दिया अच्छा कौन सा ये अंदर मैटर करेगा क्यों नहीं आइडेंटिकल एक 3 की चॉइस हो सकती है दूसरी चॉइस 2 की हो सकती है और कोई इसमें 3 इसमें चलेगा क्योंकि इसमें कम से कम 200 डालनी है क्योंकि सेकंड नंबर का बॉक्स है तो 200 डालनी है ये 2 ही चॉइस होगी मेरा आंसर 2 आ रहा है कब जब मेरा n2 है अब मैं ऑप्शन में पुट कर लूंगा जगह पर
n को 2 रख के कहाँ पर मेरा आंसर 2 आ रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाता है, तो फिर आपको n की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो जैसे इसमें पर चेक तो करते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? पहले में n को 2 रखा तो 4C1 तो 4 आएगा, तो गलत है, सही है। दूसरे में रखा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3C1 आया तो 3 आया, ये भी गलत है। तीसरा n को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 2 तो वापस 4 बाई 2 2C ऑफ 1 तो 2 आया, तो ये सही है। पर इसमें डी ऑप्शन भी है जो नन ऑफ दिस है, तो हो सकता है कि जो सी वाला ऑप्शन हो सिर्फ 2 के लिए मैच हो रहा हो, 3 के लिए ना हो रहा हो। तो ऐसा कभी हुआ एक आध और रख के देख लेने का, क्योंकि जो पेपर बना रहा है उनको पता है कि बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे इजी करने की ट्राई करेगा, तो सिर्फ 2 के लिए मैच करवा रहा होगा। तो इसलिए एक बार अपने वेरिफिकेशन पे अपना चेक कर लेते। अगर 1 को 3 लिया तब कितने बोलोगे? 9 टू n स्क्वायर बोले तो 9 बोले तो 12 कितनी हो जाएगी? 1827। अच्छा 9 है तो फिर नहीं, सॉरी 9 है तो बॉक्स भी तो 3 होंगे फिर, है ना। n को 3 लिया तो फिर एक बॉक्स थोड़ी होगा, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स, और इसके अंदर मिनिमम 1 बॉल, इसमें 2, इसमें 3, तो यहाँ 1 रखते, यहाँ 2 रखते, तो यहाँ पर 6 रखने पड़ेंगे। यहाँ 1 रखा, यहाँ 3 रखा, तो यहाँ पर 5, यहाँ 1, यहाँ 4, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ 2 हो जाएंगे, कम से कम 3 तो डालने पड़ेंगे, है ना। ये 4 चॉइस हुई, फिर यहाँ पर अब 2 से चालू करता हूँ, 2 2 5 2 3 4 2 4 3, बस 3 ही चलेगी ना, क्योंकि 3 से कम नहीं चलेगा। फिर पहले मैं 3 से चालू करता हूँ, 3 2 4 3 3 3, 2 ही चलेगा। फिर 4 से चालू करूंगा, 4 2 3, एक ही चलेगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 3 6 और 10। अब सी वाला ऑप्शन में ए और बी तो पहले गलत हो चुके थे, अब सी वाला ऑप्शन में सिर्फ 3 रख के देखते क्या 10 आ रहा है। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 10 by 2 5 5 0 3 minus 1 2, सही है। 5 6 10 आ रहा है, तो पर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप वेरिएबल को कोई नंबर ले लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम। बताओ, ठीक है 54। कितने पर्सन है हमारे पास? 10। कितने को लेना है? 5। उसमें भी कंडीशन दिया है कि एक को तो कंपलसरी लेना ही लेना है, तो ए तो आ ही गया, तो सिर्फ 4 ही लेने बाकी है देखा जाए तो, और जी और एच को लेना ही नहीं है, तो कितने निकल गए? 10 में से 3 निकल गए, एक को ले लिया, जी एच को बोल दिया भाई तुम्हें लेना ही नहीं है, तो 3 निकल गए, तो बच्चे कितने? 4। तो उसमें कितने ले लें? 4। कौन से 4? कोई भी नहीं है, तो केवल C4 और ये तो अभी तक आप लोग का सिलेक्शन हुआ, अभी तो अरेंज तो करना है। ये 7C अरेंजमेंट बोला है ना, ये तो सिलेक्शन हुआ। 7C4 और एक कौन? वो ए वाला। तभी कितने लोग हैं हमारे पास? 5। 7C में से 4 लिया तो 7C4 और वो एक को तो कंपल्सरी लिया ही था, तो 5 हो गए, वो 5 को अरेंज करूंगा, तो 7C4 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 7C4 और 7C3 सेम होता है ना, तो डी आंसर है। ठीक है,
अगर एक चीज और मुझे हर बार भूल जाता हूँ लोगों से बात करना, हम लोगों ने बीच में ग्रुप बनाए डाउट ग्रुप, बात करते किसी ने उसके अंदर डाउट नहीं मिल जाए। आज जो भेजा था, अच्छा आप वही नहीं, तो आपको लिंक भेजा होगा, मतलब इंडिविजुअल तो लिंक तो नहीं भेजा, ग्रुप में भेजा था और लिंक आज वापस भेज दूंगा भाई। और वो ग्रुप का मतलब क्या था कि भाई हम ये जो क्लास में जो आप लोगों को हमारा चालू हुआ 40 से ऑलमोस्ट हम लोग अभी 10 से कम कर चुके डाउट के, और हर सम आप लोग, मुझे पता है कि ये जो डाउट आप लोग पूछ रहे हो 54 जैसे डाउट है तो सबका नहीं होगा, किसी से तो हो ही गया होगा क्लास में। तो वो क्या है कि मुझे सारे क्वेश्चन करवाने पड़े, अगर वो टाइम बचाना है तो क्या इजी है भाई, उस डाउट ग्रुप में पहले आप लोग अपने डाउट डिस्कस कर लो, फिर मेरे पास तक कौन से डाउट आएंगे, कॉमन डाउट आएंगे जो आपके सबके डाउट्स होंगे, तो अच्छे भी होंगे डाउट्स जो सबको नहीं है, तो हमारा काम भी जल्दी होगा और नई नई चीजें सीख पाएंगे, राइट। तो आज से प्लीज उसको यूज करना चालू करो, इसलिए बनाया था। ओके 51 द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट वे, ये माई आपको याद है कि हमने लेवल 1 में क्वेश्चन किया था, मैं 0,0 पे था, मेरा ऑफिस 7,5 पे था, तो वैसे ही आप कहाँ पर हो अभी 0,0,0 पे, आपको जाना कहाँ है 3,7,11 पे जाना, टोटल कितने स्टेप चलने 21, उसमें से x डायरेक्शन में कितने चलने 3, तो 21C3, ऑर्डर कोई भी चलेगा और चलना पड़ेगा 3 आपको x के डायरेक्शन में, तो 21C3, अब बचे कितने 18 स्टेप, उसमें से 7 चलूंगा मैं y के डायरेक्शन में, बचे कितने 11, वो चलूंगा मैं z के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आंसर 21C3 इंटू 18C7 इंटू 11C1। और इसको आप दूसरी तरह से ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मेरे पास 21 चॉकलेट है, मुझे 3 बच्चों को देना है, पहले बच्चे को मुझे 3 देना है, दूसरे को 7 देना और तीसरे को 11 देना, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला डायरेक्टली आंसर का वो पैटर्न मैंने बताया, पैटर्न कैसे बनता है उसका हमेशा। टोटल कितने चॉकलेट 21, उसका फैक्टोरियल पहले को दिया 3, दूसरे को दिया 7, तीसरे को दिया 11, और जो हमने बोला उसको भी सॉल्व करो, नहीं आएगा 21C3 इंटू 18C7 इंटू 11C7, इसमें जब आप C की फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा ये, इसका आंसर है B1। 52 A bag consists of 4 1 rupees coin, 2 25 paise coins and 5 10 paise coin. In how many ways can an amount not less than rupees 1 be taken out from the bag? Consider coins of the same denomination to be identical. एक बैग के अंदर 4 1 रुपये की कॉइन है, अच्छा कॉइन निकालने कितने हैं 1 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ है कि इतने निकालना है नहीं। 4 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपये के कितने कॉइन है 4, 2 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे के 2 और 10 पैसे के 5, तो उस पूरे बैग में है कितने रुपये 5 रुपये, 1 रुपये के 4 तो 4 रुपये हो गए, 25 पैसे के 2 तो 50 पैसे हो गए, और 10 पैसे के 5 तो 50 पैसे हो गए, तो टोटल 5 रुपये हो गए। अब हमें बोला गया कि हाउ मेनी वेज कैन एन अमाउंट नॉट लेस देन रुपीज 1 बी टेकन आउट फ्रॉम द बैग, आप कितने भी कॉइन निकालो 1 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितनी चॉइस होगी निकालने की विदाउट एनी कंडीशन, 1 रुपये से कम आएगा तो भी चलेगा। 4 आइडेंटिकल कॉइन है तो उनको निकालने के लिए 5 चॉइस, n + 1 का कंसेप्ट, ये 2 है तो 3 चॉइस, ये 5 है तो 6 चॉइस, तो ये हो गया 6 3 जा 18 5 जा 90। इसमें ऐसा भी होगा मैंने कुछ भी नहीं निकाला, सही है ना। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं और उसको इतने से माइनस कर देते हैं, 90 में से क्या क्या नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं निकाला वो नहीं चलेगा, तो 1 माइनस। फिर अब 1 रुपये को तो निकालना, अगर आप लोगों ने सपोज यहां से अगर 1 रुपये का कोई निकाला ही नहीं है, आपने नहीं निकालना, मतलब एक ही चॉइस मान के चल रहा हूँ,
वो एक ही चॉइस मान रहा हूं। उसके बाद आपने यहाँ से कुछ भी निकाल लो, वो 1 रुपये से कम ही होगा अनटिल एंड अनलेस कि सब कुछ ना निकाल लो। अगर मैं 1 रुपये के जो 5 चॉइस गिन रहा था उसको अब मैं एक ही चॉइस मान रहा हूँ, क्यों? एक चॉइस में निकाल ही नहीं रहा हूँ, 1 रुपये का कॉइन। 1 रुपये का कॉइन अगर नहीं निकाल रहा हूँ तो 25 पैसे के पास कितनी चॉइस है? 3। 10 पैसे के पास कितनी चॉइस है? 5 और 6, तो कितना हुआ ये? 18। इस 18 चॉइसेस में से एक चॉइस हटा देता हूँ, कौन सा? मैंने 25 के दोनों निकाल लिया और 10 पैसे के 5 निकाल लिया, क्योंकि वो भी 1 रुपये हो जाएगा, पर मुझे 1 रुपये से कम चाहिए, तो वो और एक चॉइस हटा देता हूँ। तो कितना हुआ? ये वो चॉइस हुआ जो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 रुपये से कम वाली चॉइस है, वो और माइनस करता हूँ। तो 17 और माइनस कर लिया, तो 90 में से 18 गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? 70। तो डायरेक्टली काउंट करने में टाइम लगेगा, तो टोटल में जो नहीं थे उसको माइनस कर 23 दिया। इसमें हमने 3 और 6 हो गया, तो इसमें हमने वो भी ले लिया ना कि 1 मिनट 3 और 6 निकाला, तो प्लस आपने नंबर ऑफ 3 और 6 ले लिए, तो उसमें वो भी आएगी। सही बात है। एक चॉइस मैंने 2 बार माइनस किया, कौन सी? जब मैं कुछ भी नहीं निकालना। ये चॉइस किसका 1 रुपये निकाल ही नहीं, इसमें भी 3 और 6 चॉइस कर रहा हूँ, 18 रुपये में उसका एक चॉइस होगा कि दोनों में से भी कुछ नहीं निकाल, तो पूरा खाली हो गया। उसको ऑलरेडी तो ये नहीं माइनस करते, अलग से माइनस करने का मतलब नहीं है। सही सही, मेरी मिस्टेक है, 2 बार माइनस हो गया। फिर 60 वापस n है, में भी वापस वही करिए, आप लोगों के लिए वही सिंपल है। द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 numbers in AP, 3 numbers in AP from the first 2n plus 1 natural number, first 2n plus 1 natural number। तो 2n plus 1 में n को कुछ मान लेते हैं, सपोज 1 ले लेता हूँ, तो कितना होगा? 2 into 1 plus 1, तो 3 नंबर, पहले 3, 1 2 n 3। कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं? टोटल नंबर टू सिलेक्ट 3 नंबर, तो देखो देखिए चॉइस आएगी, ये 3 नंबर लेना पड़ेगा। ये 1 2 3 में से आपको 3 नंबर लेना, एपी में होना चाहिए, तो एपी में ही है। तो जब मैं n को 1 ले रहा हूँ, n को जब मैं 1 ले रहा हूँ, तो मेरा आंसर भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये समझ आया? एक बार ऑप्शन में पुट कर लेते, मेरे हिसाब से एक से ज्यादा मैच करेगा। n को 1 रखा तो पहला 0 हो गया, नहीं चलेगा, दूसरा 1/5 हो गया, नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है। बट टीवी या नन जिससे चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो पक्का नहीं है, टी है कि नहीं चेक कर लेते हैं। n को 2 रखता हूँ, n को अगर 2 रखूंगा तो कितने नंबर होंगे? 5, 1 2 3 4 5। 3 नंबर सिलेक्ट करने एपी होना चाहिए, तो पहले तो 1 2 3 सिलेक्ट करूंगा तो एपी चलेगा, 2 3 4 सिलेक्ट करूंगा तो एपी चलेगा, 3 4 5 सिलेक्ट करूंगा तो भी एपी चलेगा, है ना? 1 1 के डिफरेंस में 3 बनेंगे, फिर 2 2 का डिफरेंस में भी तो एपी हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा 1 3 5, तो 1 2 3 4 4 सीक्वेंस चले। कब? जब n 2 था, तो सही है, c बराबर है 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिफ्टी नाइन में बोला गया है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, जहां पर बोला गया कि आर फॉर्म फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 अप टू द 200। 1 से लेके 200 में से आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है, और कंडीशन के द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द टोटल ऑब्टेन विच आर मल्टीपल ऑफ 5। उसमें मल्टीपल ऑफ 5 वाले कितने होंगे? अगर मल्टीपल ऑफ 5 होना है तो एक चीज तो पक्की है
कि 1 से लेके 200 में से जब आप 2 नंबर सिलेक्ट करो तो उसमें से एक नंबर तो 5 का मल्टीपल मिनिमम होना चाहिए। 1 to 200 के अंदर 5 के मल्टीपल वाले नंबर है कौन से? और 5, 10, 15 से लेके कहाँ तक? 200 तक। आप जब इसमें से 200 में से जब 2 नंबर निकालोगे, अगर वो दोनों नंबर 5 के मल्टीपल होंगे तो उनका प्रोडक्ट तो 5 का मल्टीपल आएगा। एक नंबर 5 का मल्टीपल, अगर एक नंबर 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो भी तो नंबर 5 का मल्टीपल आएंगे। तो कब 2 नंबर निकालोगे तो 5 का मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। जब दोनों 5 के मल्टीपल ना हो तो ये कितना है? ये 40 हटा दो, बचे कितना है? 160। उस 160 में से कोई भी 2 नंबर निकालोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो 160 में से कोई भी 2 नंबर निकालने की पॉसिबिलिटी 160 C2 160 C2 ना, इसमें से 160 C2 को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेवेंटी तक में और 61 क्लास में हुआ है। डिवाइडर फाइंड करना तो कौन सा कंसेप्ट? प्राइम फैक्टर वाला तो 480 के अंदर 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, मतलब 5 कितनी बार आता है? 2 5 आता है। ओके, 480 में 2 कितनी बार? 5 आया। 3 कितनी बार? 1 टाइम। 4 कितनी बार? 5 कितनी बार? 1 टाइम। 2 5 बार है तो टोटल चॉइस 6, 3 1 टाइम है तो टोटल चॉइस 2, 5 1 टाइम है तो टोटल चॉइस 2, तो टोटल डिवाइडर कितने? 16 सॉरी 24। बट आपको सारे नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो कौन से फॉर्म में? 4n + 2 के फॉर्म में। 4n + 2 का फॉर्म का मतलब कि यहाँ से 2 तो कॉमन है, पहले क्या रहेगा अंदर? ये तो पक्की बात हो गई कि एक नंबर तो 2 का जो भी नंबर लोगे 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए, मतलब 2 आपको एक ही बार चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। इसलिए 2 के पास जो 6 चॉइस थी ना, एक ही चॉइस लेना है और वो भी एक बार। उसके साथ में जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? और 2n + 1 कैसा नंबर होता है? तो अगर नहीं भी लूंगा तो ठीक है ना, तो 2 तो ही लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। तो 3 एक बार था तो उसके 2 चॉइस है, लूंगा तो भी ठीक है, नहीं लूंगा तो भी ठीक है। 5 भी और नंबर है, लूंगा तो भी ठीक है, नहीं लूंगा तो भी ठीक है। बल्कि 24 में से 4 ऐसे डिवाइड होंगे तो इस फॉर्मेट में हम लिख पाते होंगे 4n + 2 और वही पता ना फिर 4। क्वेश्चन 66 वापस में 66 आपको क्वेश्चन समझा। बोला है कि फादर विथ 8 चिल्ड्रन टेक 3 एट ए टाइम टू द जूलॉजिकल गार्डन। ऐसा मान लो कि जूलॉजिकल गार्डन में 3 से ज्यादा बच्चों को एक साथ लेके नहीं जा सकता, राइट? पर ये तो पक्की बात है कि हर बार फादर तो जा ही रहा है कंपनी देने के लिए, तो फादर कितनी बार जाता होगा ये पूछा है क्वेश्चन। फादर टोटल कितनी बार गया होगा? तो हर बार जब जब वो बच्चों जाएंगे तब जाएंगे, और हर बार कितने बच्चे जाएंगे? कौन से? तो जितनी की 3 की जोड़ी बनेगी उतनी बार फादर को तो जाना ही जाना है। आंसर क्या हो जाएगा उसका? 8 चीज और कुछ करना ही नहीं। समझ आया? फादर तो हर बार जा रहा है ना 3 बच्चों के साथ,
पर आप तीन बच्चे हर बार लेके नहीं जा सकते, तो हर बार आप तीन का ग्रुप बनाओगे, तो 8 में से 3 का ग्रुप बना तो कितने में से बनेगा? 8 चीज से। तो फादर कितनी बार जाता होगा? 8 चीज 3 टाइम। पर हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछना तो मैं ऐसे पूछता कि हर बच्चा कितनी बार जाता होगा? एक बार नहीं जाता होगा। और बच्चा कितनी बार जाता होगा? 56 तो फिर आपको ये भी समझ में नहीं आया जो मैंने बोला, आपने हाँ तो बोल दिया फादर के लिए, तो आपको ये भी समझ नहीं आया। तो मैं बता दूँ आपको, हमारे पास 8 बच्चे हैं, सपोज A B C D E F G H 7 और फादर। क्वेश्चन में क्या दिया कि जूलॉजिकल गार्डन में हर बार 3 बच्चे जाएंगे, बट नॉट द सेम थिंग चाहिए, मतलब सेम थिंग, मतलब एबीसी को लेकर वापस एबीसी को लेकर नहीं जा सकते, एबीडी जा सकता है, सेम 3 बच्चे नहीं जा सकते। तो 3 की कितनी जोड़ियां बनेगी? 83। ये 3 की जोड़ी का जो 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1 से 56 हुआ। तो फादर 56 टाइम गया होगा। ये 56 जोड़ी का मतलब समझ आ रहा है? उस जोड़ी में एबीसी भी होगा, उस जोड़ी में एबीडी भी होगा, उस जोड़ी में एबीडी भी होगा। एबीसी वापस नहीं आएगा। वैसे भी 83 का ग्रुप बना तो सेम जोड़ी थोड़ी आती है, 3 सिलेक्ट करने की चॉइसेस हुई हो, वो 3 अलग अलग ही होंगे, पर 2 तो सेम हो सकते हैं ना। तो फादर कितनी बार गया? एक। हर बच्चा कितनी बार गया? मैं आपको बोलूं कि एक कितनी बार गया होगा? एक कितना गया होगा? कितनी बार जाएगा? 7 टाइम थोड़ी जाएगा, 7 के 2 टाइम जाएगा। भाई एक के साथ और 2 लोग चाहिए, एक के साथ और 2 बच्चे चाहिए। कौन से 2 बच्चे? कोई भी 2 बच्चे है। कितने? तो 7 में से 2 को सिलेक्ट तो भी तो करना पड़ेगा। तो एक कितनी बार जाएगा? 7 की 2 टाइम जाएगा, 7 टाइम थोड़ी ना जाएगा। तो हर बच्चा कितनी बार गया होगा? 21 टाइम्स। पर फादर कितनी बार गया होगा? 56 टाइम्स। समझ आया? काफी लोगों को लगता है नहीं करिए तो थोड़ी होगा। A 21 टाइम या A भी 21 टाइम या A भी 22, तो बहुत सारी बात नहीं हो जाएगी। पर A 21 टाइम जाएगा तो A के 21 टाइम में ABC भी होगा, तो B का AC इसी क्या करा गया, फिर वो इसको 21 टाइम थोड़ी काउंट करोगे। वो अलग दिखने में B, AC और ABC पर है तो सेम ही। तो हर बच्चा कितनी बार गया होगा? 21 टाइम, क्योंकि उस बच्चे के साथ और 2 बच्चे चाहिए। कौन से 2 बच्चे? कोई भी 2 बच्चे चलेंगे उसके साथ। तो 7 3। आप लोगों को 76 क्वेश्चन पढ़ो। 76 में कितने टॉयज दिए हुए हैं? 10 टॉयज है, और कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 10 चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप हर एक को कितने कितने दोगे? अगर हमारे पास 10 डिफरेंट टॉयज है, टॉय सिमिलर हो सकते थे, बट उन्होंने बोला कि डिफरेंट है। चिल्ड्रन तो डिफरेंट ही होंगे, वो सिमिलर तो होंगे ही नहीं इन चिल्ड्रन। अगर कोई कंडीशन है तो आपको बोलते हैं n टॉयज को n चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे करना ही करो। तो कितनी केस होती टोटल? कितना होता है? n होता है। फर्स्ट टॉय के पास n चिल्ड्रन की टॉय, सेकंड टॉय के पास भी n चिल्ड्रन की टॉय। सारी टॉय में एक ही चिल्ड्रन को दे दिया, तो हर एक के पास 8 टॉयज होती तो n आंसर होता था, अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो। बट इसमें है कंडीशन, बोला है n different toys have to be distributed among the n children. The total number of ways in which this toys can be distributed so that exactly one child gets more toys. सिर्फ एक ही बच्चे को टॉय नहीं मिलता, बाकी सबको तो मिल रहा है। अब जितने टॉयज है उतने ही चिल्ड्रन है। अगर सब सारे चिल्ड्रन को अगर मिलना होता तो सबको एक ही देना पड़ता। यस,
राइट। कभी मान लेते कि वो एक को नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नॉट, किसको नहीं मिल रहा है? एक को, पर कौन है वो? कोई भी है। तो पहले वो चिल्ड्रन सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया जिसको मैं टॉय नहीं दे रहा, तो उसको कर दिया मैंने साइड। अब कितने चिल्ड्रन बचे? एक कम हो गया तो n-1 बचे, n-1 बचे। अब ये जो n-1 बचे उन सबको टॉय मिल रहा है। तो फिर अब टॉय नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज्यादा है और सबको अगर टॉय मिल रहा है तो कोई तो एक ऐसा होगा ना जिसको दो टॉय मिल रहे हैं। एक टॉय अगर ज्यादा है तो कोई नंबर से बोलूं 5 टॉयज है, 4 बच्चे हैं और सबको तो टॉय मिलना ही मिलना है, तो टॉय अगर एक ज्यादा है तो कोई तो एक चिल्ड्रन ऐसा होगा ना जिसको दो टॉय मिलेंगे। ये कौन सा? कोई भी, तो पहले वो भी सिलेक्ट करो कौन सा, तो कोई एक, तो n-1 C1 ये वो बच्चा है जिसको मैं दो टॉय दूंगा। कौन से? दो, कोई भी दो, तो एक n, उसमें से मैंने दो टॉय उठाए वो उसको दे दिया। अब मेरे पास कितने टॉय बचे? दो इसको दे दिया तो बच्चे कितने? n-2 टॉय बचे और बच्चे भी कितने बचे? n-2। तो n-2 टॉयज को n-2 चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यस, 5 बच्चों को 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 5 फैक्टोरियल तो होगा। फर्स्ट टॉय के पास 5 टॉय, सेकंड टॉय के पास 4 टॉय, ऐसे तो होगा। समझ आया? एक एक स्टेप करते हुए भाई एक को नहीं मिलना, किसको? तो सिलेक्ट कर लो, उसको साइड करो। एक को दो मिलने, किसको? तो वो एक सिलेक्ट करो जिसको दो दोगे। कौन से दो? तो फिर वापस सिलेक्ट किए टॉय, उसको दो दे दिए, तो दो दे दिए तो बचे कितना? n-2 टॉय बचे और बच्चे भी कितने? n-2। तो हर एक को एक देना होगा तो कितनी टॉयज होगी? n-2 फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर इन लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया है। तो ये NC1 NE है, राइट। उन लोगों ने जिस तरह आंसर दिया है ये n-1 C1 जो है, n-1 C1 का मतलब क्या हुआ? n-1 ही हुआ। n-1 को अगर आप n-2 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? इनफैक्ट n into n-1 into n-2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल हो गया और into में कौन बचा? तो दिया। देखो 80 तक में कोई 80 Thank you.
तो 80 वाला क्वेश्चन एक बार मैं समझाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, उस टाइम पर क्लिक होना थोड़ा मुश्किल है ये। उसमें क्या बोला है आपको क्वेश्चन के लिए, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर n, n कैसा नंबर है, 5 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर। ऐसे कितने 5 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे जिसके लास्ट डिजिट 1 to 4 होने चाहिए, फर्स्ट टू डिजिट कुछ भी हो सकता है। ऐसे कितने 5 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे जिसके लास्ट डिजिट 1 to 4 होने चाहिए, such that x raised to 4 minus y raised to 4 equal to n, where x y belongs to the natural number, has at least one solution, has at least one solution। मतलब उन्होंने ये पूछा है कि x raised to 4 minus y raised to 4 n है, n कैसा नंबर है, 5 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है जिसके लास्ट 3 डिजिट, तो ऐसे कितने x और y पॉसिबल है, कि जिसका रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू 4 करोगे तो इसको आप लोगों को एक ऐसा नंबर मिलेगा 5 डिजिट का जिसका लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 120। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी होगी ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो, अब ये कैसे क्वेश्चन, मतलब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, मतलब नंबर थ्योरम आप लोग को अच्छे से आता होगा तो हो जाएगा। जैसे अगर मुझे ये बोला है कि मुझे 5 डिजिट का नंबर चाहिए जिसके लास्ट 3 डिजिट 124 है, तो सबकी बात है कि लास्ट के 2 डिजिट देखिए कि भाई x रेज़ टू 4 माइनस y रेज़ टू 4 ऐसा ही नंबर आना चाहिए तो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। कैसे पता है 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, सही है, राइट। अब x रेज़ टू 4 माइनस y रेज़ टू 4 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसके 2 फैक्टर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के वापस 2 फैक्टर x माइनस y एंड x प्लस, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये जो x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इस x y को लेके आपके पास क्या क्या कोई पहले ही कोई x एंड y बोथ आर इवन, दो नंबर जब सिलेक्ट करूंगा तो हो सकता है ना दोनों इवन। दूसरी कोई x एंड y बोथ आर ऑड, तीसरी कोई x और y one is even and one is odd, इतना ही हो सकता है ना, वो तो कोई चॉइस होगा नहीं, ठीक है। पहली बात जैसे x और y में से एक इवन एक ऑड है, इवन में से अगर आप ऑड को माइनस करोगे या ऑड में से इवन को माइनस करोगे तो कैसा नंबर आएगा, ऑड में से इवन माइनस होता है तो कैसा नंबर आता है, और ऑड में इवन प्लस होता है तो भी कैसे नंबर, ऑड, और ऑड का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर भी कैसे नंबर होगा, ऑड, और किसी भी ऑड का स्क्वायर में अगर इवन का स्क्वायर ऐड करोगे तो कैसा नंबर होगा, तो ये भी एक ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कैसा होगा, ऑड, तो सामने 3 इवन नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, इस वाले में तो कोई केस हो ही नहीं सकता, तो कोई x और y पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जब उसको करूं तो मेरा आंसर एक इवन आ रहा है, ये कैंसिल, राइट। अब यहाँ से x एंड, एक मिनट पहले बता तो फिर आप बताओ, x एंड y बोथ आर ऑड, राइट, दोनों ऑड है, अगर दोनों ऑड है तो ऑड में से ऑड को माइनस करोगे तो इवन, ऑड प्लस ऑड करोगे तो इवन, ऑड का स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर करोगे इवन, ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो पूरा नंबर किसका मल्टीपल होगा, इवन, 8 का मल्टीपल होगा। भाई ये इवन नंबर है, ये खुद 2 का मल्टीपल है, ये इवन है, ये भी खुद, ये भी इवन है, तो पूरा भी, तो पूरा नंबर किसका मल्टीपल है, 8 का, बट सामने वाला नंबर 8 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि सामने वाला नंबर अगर 1 का मल्टीपल होगा तो 1 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, लास्ट में 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, पर ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसका मतलब कि ये केस भी गलत है, दोनों ऑड होंगे तो भी ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं 5 डिजिट का जिसके लास्ट डिजिट 124 आता है। अब क्या होता है, दोनों इवन, तो दोनों इवन में भी तो ऐसे होगा, इवन माइनस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, इवन का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर भी होगा, 3 इवन का नंबर का मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 8 का मल्टीपल हो जाएगा, सामने वाला पर 8 का मल्टीपल नहीं, तो ये वाला भी केस पॉसिबल है, ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता कि मैं x रेज़ टू 4 माइनस y रेज़ टू 4 करूं, मुझे 5 डिजिट का एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए जिसके लास्ट 3 डिजिट 124, उन्होंने बोला तो कितने होंगे देख लीजिए, राइट, तो डी आंसर हो जाएगा।
एन तो लेकिन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है ना, नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर है ना जो, तो फिर 90 होगा ना एन तो। सर एन इस क्वेश्चन में ये है कि नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो मेन ढूंढना है आपको, कितने 5 डिजिट के नेचुरल नंबर पॉसिबल है इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा। आपको क्वेश्चन में पता करना है कि कितने एन एक नंबर है 5 डिजिट का, वैसे और कितने एन होंगे। एन 5 डिजिट नंबर नहीं है, एन नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर है। तो एन नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर है, ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर है। सर मतलब एन तो वो हो गया ना, जैसे सर हम यहाँ पे 2 प्लेसेस में नंबर कोई भी भर सकते हैं, उसके बाद वो कितने बनेंगे वैसे। तो वही तो कितने भरेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अगर 3 और 2 भरा तो मेरे पास ऐसा कौन सा एक्स और वाई पॉसिबिलिटी जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये नंबर आएगा। नहीं सर, अगर मतलब एन 90 होना चाहिए। एन क्या है 90, कैसे 90? सर क्योंकि पहली डिजिट में हम हमारे पास 9 चॉइसेस होंगी और दूसरी डिजिट में मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फिक्स है, तो फिर मेरे तो ये काउंट करने के 124 को मिलेगा नहीं, यही मतलब हो रहा है। नहीं सर, एन वो दिया है, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 5 इज नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, तो एन इज नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर का मतलब कि कितने 5 डिजिट के नंबर पॉसिबल है जिसके लिए एक्स और वाई की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि एक्स टू 4 माइनस वाई टू 4 का आंसर वो 5 डिजिट का नंबर बनता हो। तो आपका मैं समझ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि 124 को भी लेना देना नहीं, बस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 10 हुई, यहाँ पर 9 हुई। आपको ये लग रहा है कि एक्स टू 4 माइनस वाई टू 4 90 कब होगा, तो 124 की जगह पर अगर और कुछ भी देते सपोज तो 90 होगा आपके हिसाब से। तो 124 के एक्सेस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है ना, इनरिस्पेक्टिव ऑफ 124। तो यहाँ पर 528 भी दिया होता तो आपके हिसाब से 90 आता है ना, ऐसे ही मतलब। तो फिर क्वेश्चन का सेंस क्या होगा, फिर 124 क्यों दिया, तो कुछ भी दे देते थे। वो आपका क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत, तो उन्होंने ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक 5 डिजिट का नंबर है जिसके लास्ट के डिजिट 124 ही होने चाहिए, ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर पॉसिबल है कि जिसके लिए x टू 4 माइनस y टू 4 के मुझे सॉल्यूशंस मिले। सॉल्यूशंस का मतलब कि ऐसे कितने x और y पॉसिबल है जिसका पावर 4 करके मैं माइनस करूंगा तो मुझे ऐसा कोई नंबर पॉसिबल होता होगा। जैसे यहाँ पर 124 की जगह पर अगर यहाँ पर ऐसा नंबर दिया होता कि 024 दिया होता सपोज, तो फिर ये दोनों कैसे पॉसिबल थे। तो फिर यहाँ पर दोनों ओड वाले भी लेता मैं, दोनों इवन वाले भी लेता, फिर वो काउंट करता, तो कैसा है एम और एन को नंबर रख लो, रखा एम और एन को नंबर रख के कर लो। अब जो कोई भी वेरिएबल वाला आएंगे तो आपको क्या करना है, नंबर रख के कर लें। थर्टी the range of the function देखो 41 में और 31 में आपको क्या बोलेगा कि रेंज ढूंढना है, किसका रेंज ढूंढना है, 15 माइनस एक्स पी ऑफ एक्स माइनस एट। अच्छा, जो नंबर आप अरेंज करते हो, जो नंबर हम अरेंज करते हैं वो हमारे टोटल नंबर से तो छोटा ही होगा, तो ये तो पक्की बात है कि x माइनस 8 जो होगा वो 15 माइनस एक्स से छोटा होगा या इक्वल होगा। माइनस एक्स से लगेगा तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 23, तो x इज लेस देन इक्वल टू 11.5, x पक्का है कि 11.5 से छोटा है। और दूसरा x माइनस 8 होगा तो पॉजिटिव ही 0 हो सकता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x 8 से बड़ा है बट 11.5 से
होता है। और एक आप लोगों का इंटीजर ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा 10 ऑब्जेक्ट में मैंने 2.3 सिलेक्ट करना, तो पॉसिबल नहीं था। x कैसी वैल्यू होने वाली है, तो x को लेके कौन कौन सी चॉइस है, 8, 9, 10, 11, 8 पुट करते हैं। अगर 8 पुट किया तो 15 माइनस 8 7 PO 0, जिसका आंसर 1। फिर मैंने 9 रखा, 15 माइनस 9 6 PO 1, 61 का आंसर 6। फिर मैंने 10 रखा, 15 माइनस 10 5 PO 2, 5 PO का आंसर 20, 5 to 4। फिर 11 रखा, 15 माइनस 11 4, 4 PO 3, 4 PO का 4 into 3 into 2 तो 24। ये चार आपका सॉल्यूशन हो सकते हैं, रेंज ये चार हो सकते हैं, 1, 6, 20, 24 किया। ठीक है, डाउट हो तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में कोई रहेगी और तो करवाए, फिर भी रहेगी और तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, ये तो क्लास में। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्लास में से आगे के डाउट डिस्कस करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक गिराओगे। ठीक है आप, ठीक है। अब देखो, इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था एनसीईआरटी आप लोग लेके आया, ठीक है। ठीक है, वो इसलिए मंगवाया था क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक इससे मैं पहले करवा दे रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक नहीं, मतलब पूरा चैप्टर ही है, पर मेरी तरफ से एनसीईआरटी जो चैप्टर है वो भी छोटे से टॉपिक ही है, क्योंकि काफी सब लोगों के स्कूल में जब एग्जाम आएगी तो वो चैप्टर आएगा आप लोगों का। और हमारे क्लास में वो चैप्टर से पढ़ाऊंगा आप लोगों का 11 का सबसे लास्ट चैप्टर, बट आप लोगों को इसमें दिया हुआ 5th या 6th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फोर्थ तो मैं अभी जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर करवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ही करवा रहा हूँ। जितना आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया उतना ही करवा रहा हूँ, उसको छोड़ के बहुत कुछ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझने के लिए पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले समझना पड़ता है, इसीलिए ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर होगा सीखने में, राइट। पर अभी आप लोगों को एनसीईआरटी लेवल पे मैं करवा देता हूँ, स्कूल के एग्जाम में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये करूंगा तो आपके पहले 6 चैप्टर हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन में वही डोमेन, रेंज, और जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को टाइप ऑफ फंक्शन बताया। सेकंड आप लोगों का सेट थियरी, थर्ड आप लोगों का रिंग, फोर्थ आप लोगों का कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ आप लोगों का पीएनसी, सिक्स्थ आप लोगों का वो भी सबसे पहला चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी हम लोगों ने चालू किया, राइट। तो आपके 6 चैप्टर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएगी आप लोगों की, जो भी फर्स्ट एग्जाम आएगी उसमें 6 से ज्यादा चैप्टर्स आते हैं, राइट। मोस्टली 6 चैप्टर्स आप लोगों को आएंगे। फिर रैंडमली कुछ भी आप स्कूल वाले कैसे कभी कोई लास्ट चैप्टर से भी चालू कर देते तो बात अलग है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार समझने की ट्राई करते हैं। नंबर सिस्टम का अभी तक जब हम पढ़ते हैं ना 10th क्लास तक, तो हमें सिखाया जाता है कि नंबर सिस्टम का जो सबसे बड़ा सेट होता है दिस इज ए रियल नंबर, सही है। रियल नंबर के अंदर फिर 2 पार्ट आते हैं, कौन कौन से। रियल नंबर के 2 बच्चे कौन है, रेशनल और एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, कोई पूछे डिफाइन करो रेशनल नंबर को, तो क्या बोलोगे। तो p/2 के फॉर्म में लिख सकते हो, नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये सुनी ना रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेफरिंग या तो मतलब they are terminating or they are terminating और recurring। क्योंकि आपके पास ऐसे भी केसेस है p/2 के फॉर्म को अगर मैं हमेशा रेशनल नंबर बोल सकता तो फिर पाई 22/7 है, और रेशनल होना चाहिए, जबकि वही रेशनल नंबर होता है। तो दिस नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये सही डेफिनेशन ये है कि रेशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जिसका एंड हो जाए,
10/2 5 एक रेशनल नंबर है, 2/10 0.2 ये भी एक रेशनल, 10/3 एंड नहीं पर 3.3 रिकरिंग का मतलब क्या, पॉइंट के बाद एक नंबर या एक पूरा जोड़ी रिपीट होनी, जो पूरा जोड़ी सिर्फ 2 नंबर की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, राइट। तो फिर इरेशनल नंबर एग्जैक्टली उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना तो रिपीट होना चाहिए डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद। √2 √3 क्यूबिक रूट ऑफ 5 क्यूबिक रूट ऑफ 7 ये सारे इरेशनल नंबर है। एक्सेप्शनली आपको 2 नंबर जो याद रखते हैं इरेशनल में, एक होता है पाई और एक होता है ई कौन सा याद आ रहा है, कौन सा, नेपियर कांस्टेंट जो लॉग का बेस होता है। लॉग में 2 बेस होते हैं ना अगर याद होगा तो, एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम कौन होता है जिसका बेस 10 होता है, नेचुरल लॉगरिथम कौन होता है जिसका बेस 3 होता है, वो वाला राइट। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 और पाई की तो वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू है वो भी 3.14। तो फिर रियल नंबर के नीचे 2 पार्ट पढ़ते थे अपने, रेशनल इरेशनल, फिर रेशनल के अंदर वापस कौन कौन से नंबर आते थे, तो देखा जाए तो यहाँ पर इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, होल नंबर 0 से चालू होता है, इंटीजर में नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है। मतलब इंटीजर में आप 2 पार्ट बोलते थे, पॉजिटिव इंटीजर और एक 0 भी, मतलब 3 पार्ट। तो ये सब आप जानते ही, बट रियल नंबर के ऊपर भी एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर आप लोगों का सबसे बड़ा सेट नहीं होता है नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके 2 पार्ट, one is called real number and another one is called imaginary number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट है, one is real number and one is imaginary number। आज तक आप लोगों को इमेजिनरी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अब आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं जिसको हम लोग बोलते थे ना, डिफाइन नहीं करते, जैसे x² = -4 आए, हम क्या बोलते हैं, तो पॉसिबल नहीं, किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव है ना, किसी का इवन पावर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मना कर देते थे ऐसा नहीं हो सकता। या रूट के अंदर -9 आया तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो मना कर देते थे। ऐसे जो नंबर जो आजकल हम मना कर देते थे, वो सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि वो सारे इमेजिनरी नंबर है, राइट। तो जो नंबर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे लिए, वो एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता था बिकॉज हम लोग बात ही किसकी करते थे, रियल नंबर। और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा। उस इमेजिनरी पार्ट में एक टर्म होता है, दिस टर्म इज कॉल्ड आयोटा, जिसको डिनोट करेंगे आई से, उसके इनिशियल लेटर से। उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसके स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जिसके स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो i² -1 होने की वजह से अब अगर x² = -4 आया तो -4 को हम 4i² लिख सकते हैं, रूट -9 को हम 9i² लिख सकते हैं। तो x² = 4i² होगा तो x = ±2i आ जाएगा। रूट 9i² होगा तो इसका आंसर 3i आ जाएगा। तो अगर i के टर्म में आपने मैथमेटिक्स में कभी भी कुछ भी दिखा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, राइट। अदरवाइज रियल नंबर में कभी भी i नहीं आता, और i मतलब कौन, आयोटा, राइट। उसकी खुद की वैल्यू कोई पूछे कितनी तो कुछ नहीं, या तो आप ये बोल सकते √(-1) स्क्वायर अगर हटेगा तो, बट नॉर्मल हमें क्या याद रखना है, i² किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। i² किसके बराबर होता है, -1। जैसे अब तक अगर ऐसा आता था x² + x + 1 = 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने देते थे तो अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट वाला अप्रोच फॉलो करते थे। क्या था फॉर्मूला, -b + -4 × a और आपने देखा कि भाई यहाँ पर -1 ± √(1 - 4 - 3 है, हम क्या लिख के आते थे, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, एकदम सही है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं, पर इसके इमेजिनरी रूट्स तो है,
और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स तो पक्के, वो दो होंगे, राइट। बट दो रूट्स का मतलब है कि भाई अगर ये ऐसा है कर्व तो दो रियल रूट्स है, बट अगर ऐसा कर्व है तो रूट्स तो दो है बट दोनों इमेजिनरी रूट्स, राइट। और वो इमेजिनरी रूट्स कैसे पता चला? तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई तो -3 को क्या लिखूंगा? 3i², -1i² ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -1 ± 3i डिवाइडेड बाय 2। तब अगर आप लोगों को ऐसा कोई आता तब ये लिख के मत देना कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, सही है, रियल रूट्स नहीं होंगे, बट आपका इमेजिनरी तो वो आपको दिखाना। तो उसके लिए बस क्या करेंगे, रूट के अंदर -1 को क्या लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होगा तो शायद 1-2 क्लास पहले हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि दुनिया में हर नंबर का एक साइकिल होता है, हर नंबर का एक साइकिल होता है। तो हर नंबर का अगर एक साइकिल होता है तो आई का भी होता है। वो साइकिल कैसे काम करता है? i⁻1 इज समथिंग ⁻1 तो वही नंबर हो जाएगा, i का स्क्वायर -1 i³ i³ को आप क्या लिखते हो? i² into i, i² अगर -1 है तो -1 into i, -i, i⁴ i² का स्क्वायर 1। जैसे हम i⁵ में जाएंगे, i⁵ का मतलब क्या होगा? i⁴ into i, i⁴ 1 है तो 1 into i, i⁶ -1 का क्यूब, i⁵ का मतलब क्या होगा? i² का क्यूब लिख सकता हूँ तो -1 का क्यूब, i⁷ i⁶ into i -i, i⁴ का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो आपको देखो वही नंबर आ रहा है। सिस्टम की 4 का साइकिल और यही 4 उसका आंसर आ रहा है। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, i के बाद -1 -i के बाद 1, i के बाद -1 -1 के बाद -i के बाद 1, है ना, ये ऑर्डर याद हो जाना चाहिए। i -1 -i1, i -1 -i1। इससे फायदा क्या कि अगर अब आप लोग के पास कभी आता है कि i⁻33 का आंसर क्या होगा तो आपको पता होगा i कैसे आई 33, तो आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 का साइकिल चलता है, 4 into 8, तो ये 4 का साइकिल कितनी बार खत्म हुआ? 8 टाइम। कितना रिमाइंडर बचा? यहाँ पे खत्म हो, रिमाइंडर 2 बचता तो, रिमाइंडर 3 बचता तो, रिमाइंडर बचता ही नहीं तो बचता ही नहीं तो 1। आई कब होगा? जब रिमाइंडर 1 होगा, करेक्ट। तो आई का कितना भी बड़ा पावर देता हमें फिर क्या करना? उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर कितना इतना ढूंढ लेना। और अगर ये ऑर्डर याद है तो नंबर बता देंगे, क्योंकि आई का कोई भी पावर होगा आंसर यही जानने से कोई बात नहीं। i -1 -i1, i -1 -i1, ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान में रखेंगे। बाकी आप लोग मैथमेटिकली जो काम कर सकते हो सब कुछ आप यहाँ कर सकते हो, सब कुछ यहाँ कर सकते हो, मतलब कि Z1 अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसे हमने ये तो देखा कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर होता है, तो उसके अंदर 2 पार्ट है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली Z से डिनोट करते हैं, जिसमें 2 पार्ट होता है, x इज द रियल पार्ट एंड iy इज द इमेजिनरी पार्ट, x प्लस iy। x मतलब कौन सा पार्ट होगा? रियल पार्ट, और i आ गया मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो 2 कौन सा पार्ट है उसका? रियल पार्ट, और 3i कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि कभी अगर ऐसा आ गया z इक्वल टू 7i, ऐसा मतलब क्या जाने कैसे थोड़ी पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, इसका रियल पार्ट 0 है, हो सकता है ना, इसका रियल पार्ट 0। ये 7i का मतलब क्या हुआ? 0 प्लस 7i तो हुआ। और कभी अगर सिर्फ 5 लिखा मिले तो ये भी पॉसिबल है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, 5 प्लस 0i, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर।
तो कब्जा कर दिया था कि z इज ए प्योरली रियल नंबर, तो फिर उसमें आई वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। या फिर बोर्ड लेवल पे फुल लेवल ऐसे भी इक्वेशन आ सकते हैं कि z इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 4i and this z is a purely real number, then find the value of purely imaginary number, then find the value of a. तो 2, अगर z is a purely imaginary number, इसका क्या मतलब है? रियल पार्ट नहीं होगा, नहीं होगा मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? 0, तो a माइनस 2 0 है, तो a इक्वल टू 2, ठीक है। तो प्योरली रियल नंबर मतलब जिसमें इमेजिनरी नहीं होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब जिसमें रियल पार्ट है। अब मेरे पास अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस i, तो बोलेंगे फाइंड z1 प्लस 2z2 और z1 इंटू z2। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ अलग तरीके से एडिशन होता है। z1 आपको क्या दिया है? 2 प्लस 3i, z2 क्या दिया है? 1 माइनस i, तो 2 टाइम 1 माइनस i, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 2i। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट 2 प्लस 2 इज 4, 3i माइनस 2i i प्लस i ना, तो ये आंसर है। z1 इंटू z2, 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस i, 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस i। अब इसको अगर सोल्व करना है तो नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करो तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू माइनस i माइनस 2i, 3i इंटू 1 3i माइनस 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू वो माइनस माइनस, तो 2 प्लस 3 5, 3i माइनस 2i। जैसे नॉर्मली आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ही सब कुछ होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए किया जा सकता है कि सिंप्लीफाई 1 प्लस i का क्यूब, तो 1 प्लस i का क्यूब मतलब क्या? क्यूब करना आना चाहिए। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब? बट फिर यहाँ मत छोड़ जाना क्योंकि i क्यूब की वैल्यू आती है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए, x प्लस i, वो i के कम नहीं होना, मतलब i स्क्वायर i क्यूब ऐसा नहीं चलेगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ i क्यूब? माइनस i, तो i क्यूब की जगह पर माइनस i रख लेंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? माइनस 3 हो जाएगा ना, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3i माइनस i प्लस 2i। हो सकता है कि आपको ऐसा पूछ लिया, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस i होल क्यूब। i लिखा है मतलब रियल पार्ट, im लिखा मिले तो इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा? माइनस 2, इमेजिनरी पार्ट पूछेंगे तो कुछ भी अलग नहीं होता है, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन पर तो वैसे यहाँ पर वही आइडेंटिटी है, राइट। बस ये i एक नया टर्म मिला हमें जिसको हम बोलते हैं आयोटा, जिसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है? माइनस। उससे हमें एक सीक्वेंस मिला, एक ऑर्डर मिला जो कि वे में चलता है, तो i माइनस 1 माइनस i और 1 है ना। ये ऑर्डर याद होने से मैं i का कोई भी पावर पता कर लूंगा। क्या करना है पावर पता करने के लिए? कोई पावर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर है, और जितना रिमाइंडर बचे वो टोटल में 1 हो जाएगा। 1 बचा तो i, 2 बचा तो 3 रहेगा तो और रिमाइंडर आएगी। ठीक है, आप लोग कोई भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर सकते हो, इक्वेटिंग ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। बट सीधी बात है, जब इक्वेट करोगे तो रियल पार्ट किसके साथ इक्वेट होगा? इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको दिया जाए कि x माइनस 1 प्लस 3i इज इक्वल टू 4 प्लस y प्लस 2i, फाइंड x प्लस 2i।
if x minus 1 plus 3i is equal to 4 plus y plus 2 into i, then find x plus 2y। तो हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसके साथ इक्वल है, तब इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करोगे तो इसमें रियल पार्ट कौन है, इसका रियल पार्ट कौन है, तो x minus 1 किसके इक्वल, तो x किसके इक्वल, एंड इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन है, रियल, इसमें इमेजिनरी पार्ट है y, तो y plus 2 किसके इक्वल, 3 के, i तो 30 जाएगा, तो y plus 2 किसके इक्वल, तो y किसके इक्वल, आपको ढूंढना क्या था, x plus 2y, तो x 5 y 1, आंसर इज। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ इक्वेट कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स में सिर्फ मैथमेटिकली एक ऐसा ऑपरेशन जो नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो, वो ऑपरेशन है इनइक्वालिटी। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। ऐसा कभी भी मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि 2 plus 3i 1 plus i से बड़ा है, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड है भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है। जस्ट मैथमेटिशियंस को जरूरत पड़ती है, जबकि अपने को कभी नहीं पढ़ने वाली है, तो उनको कोई नई नई चीजें डिराइव करने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इमेजिनरी वर्ल्ड में कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा, इक्वल हो सकता है, बड़ा छोटा नहीं हो सकता। और जब इक्वालिटी आएगी तो इक्वेट कैसे करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, राइट। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ढंग का तो क्या मतलब सिंपल ही है, बोला है कि एक x plus iy का पावर 1/3 इक्वल टू u plus iv, then find x by u plus y by v, then find x by u plus y by v। अब मुझे ये पता करना है, अब ये अगर मुझे पता करना और x plus i y raised to 1/3 दिया, तो यहीं से अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम आना चालू है, तो पावर 1/3 तो आता ही नहीं है। आपको आता है क्यूबिक रूट को सोल्व करने, तो हम क्या करेंगे, पहले पावर को हटाने की ट्राई करेंगे और पावर के क्या करेगा, जिसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। पावर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना, क्यूब। तो इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट क्या हो गया, x plus iy is equal to u plus iv का होल क्यूब, करेक्ट। अब a plus b का क्यूब करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3u और iv का होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ i क्यूब, u i क्यूब इज minus i, I minus i b क्यूब 3u स्क्वायर b i, और यहाँ पर i स्क्वायर आएगा, and what is value of i स्क्वायर, तो minus 3u b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना चाहिए, रियल पार्ट को साथ कर दिया जाए और इमेजिनरी पार्ट को साथ कर दिया जाए। इमेजिनरी पार्ट मतलब कौन, जिसमें i आता हो, जिसमें i है इमेजिनरी पार्ट है, दोनों में से क्या कॉमन, i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3u स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, x प्लस, हम कॉम्प्लेक्स को इक्वेट तो कर ही सकते हैं, और जब इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट, तो x की वैल्यू कितनी, u माइनस u माइनस 3u स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट b कितना, और फिर y कितना, 3u स्क्वायर b माइनस 3 क्यूब। लास्ट में वैल्यू किसकी पता करनी है, x बाई यू प्लस y बाई v, x ये है, क्या कॉमन, u, तो वो u और ये u, तो u कॉमन लेना और क्या बचा, u स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर, y में से क्या कॉमन है, वो b और ये b, तो क्या बचा, u स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर। तो व्हाट इज u स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर, 4u स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 4v स्क्वायर, क्या कॉमन,
तो क्या रहेगा अंदर? ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस कैलकुलेशन दिया। तो इसमें क्या किया मैंने? बस कुछ नहीं किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सबसे पहले 1/3 टेंशन दे रहा था, दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, क्यूब हो गया और वो अपना। तो कोई आपको पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या नहीं कर सकते, ऐसी क्या चीजें जो नहीं कर सकते, तब क्या बोलोगे? नहीं, कोई किससे बड़ा छोटा नहीं होता, बाकी सब कुछ। क्या समझ आया? एक बार आप लोग इसमें से जो काम की चीज लिख लो। काम की चीज क्या है? एक तो ये 4 और एक उसी को ये वापस जब जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं कि फिर वापस मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। बेसिक चीजें फिर मैं वापस नहीं कर पाऊंगा आपको, फिर यहाँ आगे से चालू करूंगा।
साइंस पार्ट में सबको ठीक है। इसके बाद और नेक्स्ट क्लास में पर ठीक है, ये तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा आप लोगों को तो क्या है इनका और प्लीज वो ग्रुप यूज करना चालू करो, इसलिए बनाया।